आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल रात कोयटा में एक संगीन दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए और 11 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कोयटा एजाज अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर जाफराबाद बिलाल शब्बीर शामिल थे। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी कोयटा के सरीना होटल की पार्किंग में धमाके से तबाह की। सोशल मीडिया पर मिनटों में ये खबर उड़ा दी गई कि हमले का निशाना चीनी सफ़ीर थे, जिसने एक सनसनी फैला दी। दूसरी जानिब मुबैना हमलावर दहशतगर्द तंजीम ने फौरी तरदीद जारी की और उसने कहा कि नहीं, हमारा निशाना असिस्टेंट कमिश्नर थे। आज चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने इस हवाले से बयान में कहा कि चीनी सफ़ीर हमले के वक्त इस होटल में मौजूद ही नहीं थे। धमाके वाले दिन पाकिस्तान में चीनी सफीर नोंग रोंग इस इलाके के दौरे पर एक वफ्द की क़यादत कर रहे थे। जब हमला हुआ तो चीनी वफ्द होटल में मौजूद नहीं था। अब तक चीनी शहरियों के किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। पाकिस्तान में मुताल्लिका इदारे इस केस की पूरी तरह तफ्तीश कर रहे हैं और हमें यकीन है कि पाकिस्तान जल्द अज जल्द इस हादसे की वजूहात सामने ले आएगा और इसके कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेगा। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा, खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम की कोशिशों को बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करेगा और पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों और इदारों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से बारूद से भरी गाड़ी होटल की पार्किंग में दाखिल हुई और यकीनन ऐसा ही हुआ है, क्योंकि आजकल तो होटल के अंदर कोई गाड़ी दाखिल होने से पहले उसका बाकायदा एग्जामिनेशन होता है। बारूद के हवाले से बहुत ही स्ट्रिक्ट SOPs होती हैं, मगर लगता है कि कुछ फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से गाड़ी बासानी पार्किंग एरिया में चली गई। ख्याल ये किया जा रहा है कि FC को कोयटा से निकाला जाएगा, चेक पोस्ट ख़त्म की जाएंगी, लेकिन शेख रशीद का कहना है कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला संगीन हो रहे हैं। ये खुदकुश हमला था, 5 लोग इसमें जाँ बहक हुए और एक खुदकुश हमलावर है। ये C4 एक्सप्लोसिव है और ये 60 से 80 किलो के दरमियान खुदकुश हमलावर गाड़ी में ही बैठा रहा और इसकी फोरेंसिक के लिए भेजा जा चुका है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी और शहरों में मैं पहले कह चुका था, लेकिन क्योंकि कोयटा एक पीसफुल अब शहर था, जैसा मैंने कहा कि FC ने 13 चौकियाँ पुलिस को ऑलरेडी दे चुकी थी और हमारा ख्याल था कि हम FC को सारे कोयटा से निकाल लें, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं है। TTP ने खुद कहा कि हम एक्टिव हैं, वो वहाँ सारे इकट्ठे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहले भी TTP थी, अब भी अल्लाह का पाकिस्तान पर फजल है और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए बना है और ला इलाहा इल्लल्लाह के सदक़े में कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बलूचिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, अक्सर इसके ताने बाने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मिलते हैं। दुनिया जानती है कि भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से पहले बलूचिस्तान में एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहा था, जिसकी वाक़यात आज भी दहशतगर्दी के वाक़यात की शक्ल में सामने आती है। बलूचिस्तान में पिछले 12 माह में दहशतगर्दी के 12 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले शामिल हैं। इस साल जनवरी में तर्जुमान ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया था कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत किया जा रहा है, क्योंकि बहरहाल दहशतगर्दी का ख़तरा मौजूद है। बलूचिस्तान में कुछ अरसे से मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने के दर पे हैं, ताहम पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे इन अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए शब रोज़ मसरूफ़ हैं। हमने एक डॉसियर पेश किया था, उस डॉसियर के अंदर जो मेन टारगेट था वो बलूचिस्तान, और वहाँ पे जो एक अहम मनसूबा CPEC जो बलूचिस्तान से गुजर रहा है उसकी वो टारगेट किया जा रहा है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत रिसोर्सेज चाहिए उसकी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए। इसी मद में जो काम हुआ है, बलूचिस्तान की FC को एनहांस किया गया है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है, स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन खास तौर पे CPEC और इसके प्रोजेक्ट के लिए रेज किया गया। जितना बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, इसमें हर जगह पे एक सेंट्री खड़ा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एरिया सिक्योरिटी को मजबूत किया जा रहा है और इंशाल्लाह इन हालात में मजीद बेहतरी आएगी। दहशतगर्दी के संगीन वारदात पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में सिक्योरिटी उमूर दहशतगर्दी उमूर के माहिर जनाब आमिर राना। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर राना साहब। ये बताइएगा कि एक इस किस्म का जो वाक़या होता है उसको आम तौर पे बलूचिस्तान में कोयटा में वाक़यात होते हैं तो आम तौर पे उसके ताने बाने जो हैं वो सब नेशनलिस्ट के साथ मिलती हैं, उन ग्रोहों के साथ मिलते हैं जो इस एरिया में एक्टिव नज़र आते हैं। मगर ये कुछ मुख्तलिफ़ किस्म का वाक़या है और फिर इस वाक़े के बाद जिस किस्म की चेमगोइयाँ हुई, लगा कि शायद पहले जैसा वाक़या है, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ और है। मगर बहरहाल ये जिस तरह के वाक़यात बलूचिस्तान में होते रहे उससे कुछ मुख्तलिफ़ ये वाक़या लगता है कल रात वाला।
कामरान खान साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये इसके ताने बाने कहीं और से भी मिल सकते हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ वाक़या बिल्कुल नहीं है। कोयटा के बारे में हमें पता है कि यहाँ पे 2 क़ुव्वतें बड़ी गालिब रही हैं जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, एक टीटीपी और एक दाइश, और दोनों के टारगेट जो है मुख्तलिफ रहे हैं। तीसरी क़ुव्वत जो है कभी कभार नमूदार होती है और कोयटा वैली के अंदर वो सब नेशनलिस्ट हैं। अदरवाइज़ तो जो सब नेशनलिस्ट का जो मरकज़ है, सब महवर है, वो पूरा मकरान का रीजन है और ग्वादर से तक वो जाता है, और उनका टारगेट यही है कि जो हमारे और चाइना के जो मुश्तरका जो इंटरेस्ट हैं उनको टारगेट किया जाए। तो वो कोयटा का एक बड़ा ख़ास तौर के ऊपर ये सरीना का वाक़या हुआ है, तो इसको बिल्कुल उसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए कि कोयटा के अंदर जो टीटीपी ने अभी तक जो हमले किए हैं वो सबसे ज़्यादा हमले पुलिस के ऊपर किए हैं। आपको पुलिस लाइंस का वाक़या भी याद होगा, जिना रोड के ऊपर जो चेक पोस्ट के ऊपर वाक़यात हुए वो भी, और आपके इल्म के अंदर है कि सरीना जिस एरिया के अंदर वाक़या है, और शेख रशीद ने भी आज कहा कि उसके इर्द गिर्द जो पोस्टें हैं वो पुलिस के ज़िम्मे हैं, और उनके ऊपर जो वाक़यात हैं हमले वो मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर होते रहे, और ज़्यादातर हमले जो हैं टीटीपी ने किए। और इस वाक़े के अंदर भी ये भी अच्छा, इसमें ये बड़ी दिलचस्प बात है आमिर राना साहब कि जाहिर है कि जब ये वाक़या हुआ तो आपने देखा कि फ़ौरन सोशल मीडिया पे ये बात आई कि वहाँ चीनी सफ़ीर मौजूद हैं, चीनी सफ़ीर इसका निशाना थे, और फिर ये एक बड़े अनप्रेसिडेंटेड बात है कि फिर इसी तंजीम ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ में कहा कि नहीं, हमारा कोई टारगेट जो था वो चीनी सफ़ीर या चीनी बाशिंदे नहीं थे, हम तो इन्हीं असिस्टेंट कमिश्नर्स को मानना चाह रहे थे कि जो कि इसमें अल्लाह को प्यारे हुए। ये एक बड़ी अजीब बात। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल कि चाइनीज़ एम्बेसडर का तो उनके वहमो गुमान में भी टीटीपी के नहीं था, क्योंकि हमेशा से जो प्राइम टारगेट है, अगर तुम कम से कम आप 3 साल के वाक़यात जो दहशतगर्दी के उठा के देखिए तो 2 तरह के ट्रेंड आपको नज़र आएंगे कि पुलिस को और एफसी के ऊपर सबसे ज़्यादा हमले टीटीपी ने किए, और जो हज़ारास के ऊपर और जो चर्चिज़ के ऊपर हमले हुए वो दाइश ने इस रीजन के अंदर किए हैं। तो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, और ख़ास तौर के ऊपर पुलिस को वो टारगेट करते थे। इसकी वजूहात क्या है, उसको एक तो उसको अलग रख के, और अभी भी ये लगता था कि रमज़ान में, और हमें पता है कि सरीना की जो लोकेलिटी है और पार्किंग का एरिया कितना सेंसिटिव है, क्योंकि उसी के साथ जो है वो डाइनिंग है, और उसका जो आउटडोर डाइनिंग है जिसके अंदर लोग रमज़ान में ख़ास तौर के ऊपर लेट नाइट तक खाने के लिए आते हैं, शीशा पीने के लिए आते हैं, तो वो बिल्कुल उसका इम्पैक्ट होना था। जिस तरीके से गाड़ी खड़ी की गई है पार्किंग के अंदर और जिस तरीके से धमाका हुआ है, उसका मकसद यही था कि जो दीवार के उस तरफ जो लोग बैठे हैं, और जाहिर है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर थे और पुलिस के लोग थे, उनको हरासा करना था। अदरवाइज़ अगर ये खुदा न खास्ता अगर टीटीपी के या इस हमले के मंसूबाबाजों के इल्म के अंदर होता कि इसमें इस वक्त उस सरीना के अंदर कुछ और अहम शख्सियात भी मौजूद हैं, अगर सफ़ीर नहीं भी थे तो जाहिर है कि उनका सफारतकार अमला तो बहरहाल होटल के अंदर मौजूद रहता है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था कि वो जाके एक ही, हमें पता है कि पहली पोस्ट के बाद सेकंड को ब्रीच करना कितना आसान है और गाड़ी को आगे ले जाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन ये एक बड़ा अहम वाक़या है। इसमें देखिए कि ये जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं सरीना की तरफ से कमज़ोर नहीं थे, इसको तो याद रखना चाहिए। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको मेरा ख्याल है कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जिस वक्त ये गाड़ी एंटर हुई है, और जो हर होटल के अंदर होता है, कराची हो, लाहौर, कोयटा, के सबसे पहले आपका बोनट और डिक्की को चेक किया जाता है, और जो इंटरनल बॉडी है गाड़ी की, व्हीकल की, उसको चेक नहीं किया जाता, और उसके अंदर कोई भी एक्सप्लोसिव हो सकता है। वो 2 तरीके उसके हमें पता है, 2 हैं कि आपके पास ये स्निफिंग डॉग्स हों या आपके पास बड़े सेंसिटिव किस्म के सर्वेलेंस कैमरास हों जो आइडेंटिफाई कर सकें, या आपके पास स्कैनर्स हों आइडेंटिफाई कर सकें कि गाड़ी के अंदर भी क्या मौजूद है। तो सरीना कोयटा के अंदर इस तरह के इक़दामात नहीं हैं। अगर इसमें स्निफिंग डॉग्स होते तो मुमकिन ये था कि उसको बड़े गेट के ऊपर ही रोक के इस हमले को नाकाम बनाया जा सकता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर राना हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं बिल आखिर शहबाज शरीफ साहब की आज लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने जमानत मंजूर कर ली है। बहुत दिलचस्प टाइमिंग है। पंजाब की सियासत में इस वक्त बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा है। यकीनन वज़ीर आला बुज़दार गैर मकबूल हैं, PTI की बहुत महीन अक्सरियत है, जहांगीर तरीन ग्रुप सामने आ चुका है। ये तमाम पस मंज़र है जिसमें शहबाज शरीफ रहा हो रहे हैं। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। कोई माने न माने, मगर हकीकत है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा केस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक इम्तहान में डाल दिया है।
हर समात 10 रुकनी फुल बेंच की आजमाइश में इजाफा कर रही है। बादियुल नज़र में बेंच कानूनी और नज़रियाती तौर पर मुनक़सिब है। केस के हर जाविये पर इख्तलाफी पहलू नुमायाँ हो रहे हैं। पिछली 3 समातों से केस के हक़ व मुखालफत के रिमार्क्स में शिद्दत बढ़ रही है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के दलाइल में भी तलखी और नागवारी नुमायाँ है। आज नौबत यहाँ तक पहुँची कि सरकारी वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर से जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की तल्ख कलामी की वजह से समात में वक्फा लेना पड़ा। वक्फे के बाद बेंच के सरबराह उमर था बंदियाल ने अदालती माहौल की गर्मागर्मी ज़ाहिर करने के लिए बड़े लतीफ़ अंदाज में रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मकबूल बाकर इस बेंच की महबूबा हैं। इस केस की मुसलसल 3 रोज़ से जारी समात के दौरान जजेस के अहम सवालात, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और वकला के दलाइल और बेंच के अहम रिमार्क्स देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिरुर रहमान ने दलाइल दिए कि नजरसानी अपील की मुखालफत करते हुए एक जज पर हर्फ आना पूरी अदलिया पर हर्फ आने के बराबर है। मिसेस सरीना ईसा को समात का पूरा मौका दिया गया। उनके लिए मुतालिका फोरम FBR ही था। इस पर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने दलाइल दिए कि वफाकी हुकूमत ने कोई नजरसानी दरख्वास्त दायर नहीं की। हुकूमत चाहती है जस्टिस मंजूर मलिक के रिटायरमेंट तक केस लटकाया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे दलाइल पर एतराज़ किया जा रहा है, तहरीरी दलाइल ले लिए जाएं। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जवाब दिया, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बात गैर मुनासिब है। हमें एतराज़ नहीं, हमें तो आपकी मुआवनत चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बात दोबारा शुरू करते हुए कहा कि FBR में जो कार्रवाई हुई वो अदालती फैसले का नतीजा थी। इस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने सरकारी वकील को दलाइल मुख्तसर रखने का हुक्म दिया तो जस्टिस मुनीब अख्तर बोले कि आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए, आप मेरी बात में मदाखलत ना करें। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, यहाँ कोई दौड़ तो नहीं लगी। जस्टिस मकबूल बाकर ने रिमार्क्स दिए कि किसी सीनियर की बात में मदाखलत का ये तरीका नहीं होता। अगर कोई किसी ख़ास वजह से केस में ताख़ीर करना चाहता है तो अलग बात है। इस मौके पर जस्टिस सज्जाद अली शाह ने कहा कि वकील के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं उठकर चला जाऊंगा। जस्टिस मकबूल बाकर बोले, उठकर तो मैं भी जा सकता हूं। सरकारी वकील ने तजवीज़ दी, मुनासिब होगा अदालत समात में वक्फा कर ले। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जजिस के दरमियान तलखी पर 10 मिनट का वक्फा लिया। दोबारा समात में सरकारी वकील के दलाइल के दौरान जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने बोलने की कोशिश की तो जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए कि काजी साहब, बड़ी मेहरबानी होगी अपनी जगह पर बैठ जाएं, बार बार मुदाखलत ना करें। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, ये हसास तरीन केस है, सबको कोशिश करनी चाहिए जज्बाती ना हो। इस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि मुकम्मल इंसाफ का तकाजा है कि केस को जल्द मुकम्मल किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ समात के दौरान जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराते हुए कहा कि बार बार कहा जाता है मेरी वजह से ताख़ीर हो रही है। इस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने कहा कि थोड़ा हौसला रखें, दूसरों की बात भी सुना करें, आपका रोज़ा होगा, पानी पीने का भी नहीं कह सकता। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने तहरीरी जवाब में लिखा कि हैरानकुन तौर पर जस्टिस बंदियाल ने FBR रिपोर्ट की बुनियाद पर कुछ सवालात पूछे, जबकि मैं और मेरी अहलिया FBR की रिपोर्ट को बेवकूफ़ समझते हैं। अगर मैं इन सवालात का जवाब देता हूं तो ये FBR रिपोर्ट को तस्लीम करने और अपने केस को ख़राब करने के मुतरादिफ है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने जवाब में लिखा, हल्फन कहता हूं कि जस्टिस बंदियाल से मिलकर कभी अपने केस पर बात नहीं की, बल्कि जस्टिस बंदियाल ने अपने फार्म हाउस का शहद बतौर तोहफा भिजवाया तो मैंने शहद की बोतल शुक्रिया के साथ वापस कर दी थी। परसों दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई। अदालती रोस्ट्रम पर मिसेस सरीना ईसा ने कहा कि मेरे ज़ाती टैक्स मामलात पर मबनी FBR की रिपोर्ट तमाम जजेस ने पढ़ी। रिपोर्ट मेरे इल्म में लाए बगैर जमा कराना गैर कानूनी है। जिस पर जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने नुक्ता उठाया, मेरी अहलिया ने पिछले साल जून में ही मामला FBR में भिजवाने की मुखालफत की थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए थे, काजी साहब आपकी बात हकाइक के मुनाफी है, आप बात समझे बगैर ही मदाखलत कर देते हैं, जाएं अपनी नशिस्त पर। और लिहाज से इंतहाई दिलचस्प और तारीखी केस है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद एक इम्तहान से गुजर रही है। इस पूरी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, इस केस की मुकम्मल इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी अदील वड़ाइच। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच साहब। गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान जो समात हुई है, इससे पहले हम मुसलसल इसको कवर भी करते रहे हैं, बिल्कुल साफ लगता है कि ये केस जो है ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक इम्तहान बन गया है, इसके मौजूद जज साहिबान का इम्तहान बन गया है। और फिर यकीनन इस केस की अपनी नौइयत के ये मौजूद बेंच है और सामने उनके अपने एक ब्रदर जज हैं और उनकी अहलिया हैं जिनके साथ ये सवाल जवाब हो रहा है। ये 3 दिन का जो मामला नज़र आ रहा है, जिस तरह से केस अब आगे बढ़ रहा है, अब इसकी एक्चुअल समात हो रही है,
क्या आपका इसमें नतीजा है, क्या आप इसको किस तरफ बढ़ता देख रहे हैं? कामरान साहब, इन 3 दिनों के दौरान जो ये केस चला है, इसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा के एक जानिब जो उनके दलाइल थे, उसके बाद उनके जो तहरीरी गुजारिशात सामने आई हैं वो बहुत अहम हैं। वो तहरीरी गुजारिशात जो हैं उनमें काजी फायज़ ईसा साहब ने वो जवाबात देने से इनकार कर दिया है जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने सवाल उठाए थे। और ये सवालात जो थे, काजी फायज़ ईसा ये कहते हैं कि ये सवालात उस FBR की रिपोर्ट से निकले हैं, तो चूंकि वो इस रिपोर्ट को अहमियत नहीं देते, इस सवाल दोहरा दीजिएगा। आदिल साहब, बहुत अहम सवाल थे, तो ये 3 सवाल जो थे जस्टिस उमर अता बंदियाल ने पूछे और जिसमें शायद उन्होंने ये भी कहा कि आप इसका जवाब दे दें और मामला ख़त्म हो जाएगा, और उसका आप फरमा रहे हैं कि जस्टिस फायज़ ईसा के जवाब में उसका जिक्र नहीं है। वो ज़रा सवाल दोबारा दोहरा दीजिए। बंदियाल साहब ने परसों की समाअत के इख्तिताम पर 3 सवाल जो सामने रखे थे वो ये थे कि बेगम साहिबा के अकाउंट से जो रकम बैरून मुल्क गई है, आपको ये साबित करना है कि आपका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा सवाल ये था कि जो बेगम साहबा के अकाउंट है, उनके पास जो रकम है उसमें आपने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये भी आपको साबित करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बेगम साहिबा ने जो अखराजात किए हैं इनसे भी आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये बात आप साबित कर देते हैं तो ये मामला ख़त्म हो जाएगा, आप एग्जोनरेट हो जाएंगे। तो इन 3 सवालों के जवाब काजी फायज़ ईसा अपने जवाब में जो उन्होंने तहरीरी गुजारिशात जमा कराई हैं, ये तवक्को की जा रही थी कि वो देंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा, बल्कि हैरानकुन तौर पर उन्होंने ये भी लिखा कि अगर वो इसका जवाब देते हैं तो ये मामला रेफरेंस बन सकता है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एम्पावर कर सकता है उनके खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक। तो ये सवाल चूंकि वो इस रिपोर्ट को कोई अहमियत नहीं देते, इसको कोई वक़्त नहीं देते, तो इस रिपोर्ट के नतीजे में सामने आने वाले सवालात होने ही नहीं चाहिए थे। उसके बाद आज जो हुकूमती वकील जो हैं वो दलाइल दे रहे थे, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वो दलाइल दे रहे थे, तो उस दौरान जो तलखी 2 मरतबा सामने आई और उसके नतीजे में वो कुछ हुआ जो कि आज तक अदालती तारीख में नहीं देखा गया। उसमें हुआ ये कि जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जो हैं, जो कि इस बेंच के दूसरे नंबर पर सीनियर जज हैं, वो ये चाहते थे कि आमिर रहमान साहब इस मामले को जल्दी कंक्लूड करें, इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको तमाम चीज़ों को ना पढ़ें, क्योंकि इसमें एक मामला 30 अप्रैल को एक जज साहब की रिटायरमेंट का भी है। तो ये केस काजी फायज़ साहब भी चाहते हैं जल्दी ख़त्म हो, दीगर ज़ाहिर है तमाम जज साहब भी ये चाहते हैं कि ये केस बेंच टूटने से पहले मुकम्मल हो, लेकिन उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब कुछ सवालात करना चाहते थे। लेकिन ये तलखी इसलिए बढ़ गई जब जस्टिस मकबूल बाकिर ने 1 नहीं 2 नहीं कई मरतबा उन्हें यह कहा कि आप अपने दलाइल जो हैं वो मुख्तसर रखें, और इस दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने यह कहा कि मैं कुछ सवालात करना चाहता हूं। तो इस पर जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने ये कहा कि आप मेरे मामले में मुदाखलत ना करें, मेरी बात में मुदाखलत ना करें। तो जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मैं सवाल करना चाहता हूं, कोई रेस तो नहीं लगी हुई। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकिर साहब ने कहा कि सीनियर की जो बात में मुदाखलत करने का ये तरीका नहीं है, कोई ख़ास वजह है ताखीर की तो वो अलग बात है। इसी दौरान वो जज साहब जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो आम तौर पर ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, रिमार्क्स उनके सुनने को इतने ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन आज उन्हें बोलना पड़ा। उन्होंने ये कहा कि आमिर रहमान साहब को या तो वक्त दे दें या इन्हें दलाइल मुकम्मल करने दें, अगर इसी तरह ही उन्हें टोकते रहे रोकते रहे तो मैं बेंच से उठ जाऊंगा। तो जिस पर जस्टिस मकबूल बाकिर साहब जाहिर है जो इन तमाम जजों से सीनियर थे, इन्होंने फिर इस बात का माइंड किया और उन्होंने कहा फिर उठकर कामरान साहब इसका फैसला तो अब देखा जाए तो 1-2 समातों बाद ये जजमेंट रिजर्व होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें काजी फायज़ ईसा, मिसेस सरीना ईसा जो कि नजरसानी दरख्वास्त में इसमें जो उनका मेन रोल है उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अब उन्होंने सिर्फ जवाबुल जवाब देने हैं, बार्ज के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिल बड़ाई हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक के दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ।
सिंध हुकूमत में जारी करप्शन के हवाले से यहाँ पे मेरिट के कत्लेआम के हवाले से इल्ज़ामात लगते रहते हैं और मुसलसल जारी रहते हैं। उन हवाले से नैब के केसेस होते हैं, दूसरे मामलात होते हैं, मगर इसमें अब एक बहुत ही अहम मोड़ आ गया है। सिंध में आला ओहदों पर भर्तियों करने वाले इदारे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर मेरिट के कत्ल और करप्शन को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात इस वक्त संगीन एक लेवल पर पहुँचे हैं और आज इसी पस मंज़र में सिंध हाई कोर्ट ने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को फ़िलहाल बंद कर दिया है। हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच ने डॉक्टर्स की भर्तियों में रिश्वत के एवज घपलों के केस की समाअत की और 2 रुकनी बेंच ने 27 मई तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तहानात, इंटरव्यूज़, नताइज, ऑफर लेटर्स और नई मुलाजमतों के इश्तहारात पर पाबंदी लगा दी है। गोया के 27 मई तक सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन अमलन बंद कर दिया गया है। जस्टिस जुल्फ़िकार खान, जस्टिस सलीम जेसर पर मुश्तमिल नई बेंच ने चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन नूर मोहम्मद जादमानी की सरजनिश करते हुए मालूम किया कि कमीशन इम्तहानात के नताइज पब्लिक क्यों नहीं करता, ख्वाह किसी के उम्मीदवार के मार्क्स 0 ही क्यों ना हो, लेकिन नताइज तो सामने आने चाहिए। जस्टिस जुल्फ़िकार खान ने रिमार्क्स दिए कि मुस्तक़बिल के मेमारों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अदालत ने कमीशन के चेयरमैन नूर मोहम्मद जादमानी की माफ़ी कबूल करते हुए उनकी गिरफ्तारी के वारंट वापस लिए, जबकि सेक्रेटरी कमीशन अताउल्लाह शाह की मुअत्तली मज़ीद 1 माह बरकरार रहेगी। आज चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में इसी नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इसी चेयरमैन नूर मोहम्मद जादमानी के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात भी शामिल कर ली है। अब उनके खिलाफ बाकायदा तहकीकात होगी और एक केस उनका खुल गया है जिसमें कमीशन के अराकीन ने उन समेत अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंदों को थोक के हिसाब से आला भर्तियां की हैं और जिसमें कि बराह रास्त इल्ज़ामात लगा है कि कमीशन के अराकीन अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं, अपने घर वालों को भर्ती कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे हैं और उसके भी नाकाबिल तरदीद सबूत जो सामने आ चुके हैं। हमारे इस प्रोग्राम में भी ये शामिल रहे हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मुतादिद अहकामात मौजूद है और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बदनामी ज़माना है और इसकी बड़ी वजह यहाँ पर होने वाला करप्शन और जो मेरिट है और जो मेरिट का कत्लेआम जारी रहता है। और यही वजह है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एक जारी चेयरमैन जनाब जस्टिस आगा रफ़ीक खान ने इसके खिलाफ एहतजाजन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। ये बड़ी गुंजलिक सूरत हाल है जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने अब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को बंद कर दिया है। इस पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया खोकर साहब। ये वो मामला है जिसको हमने पिछले प्रोग्राम में हाईलाइट भी किया था, ये डॉक्टर्स की भर्ती का मामला। पहले तो इसके हवाले से बताइए कि अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है। ये जो डॉक्टर्स सैकड़ों की तादाद में भर्ती किए गए, मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी गई और आज क्यों मजबूर हुआ सिंध हाई कोर्ट कि उसने कहा कि बंद कर दो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, फिलहाल इसकी जरूरत। खान साहब, आज जब इस केस की समाअत हुई तो उस समाअत के दौरान जज साहब ने ये सवाल उठाया सबसे पहले कि जिस तरह आपने बताया अपने उसी में कि जो नताइज आप ऐलान करते हैं उन नताइज को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे, क्लियर फैसले थे, डिसीजन थे और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को कहा गया है कि आप जितने भी नताइज ऐलान करेंगे उनमें तमाम उम्मीदवारों के मार्क्स देंगे कि जो पास है या फेल है, पूरा नतीजा देंगे ताकि पता पड़ सके कि कौन सा उम्मीदवार किसने रिटर्न में कितने लिए, वाइवास में कितने लिए और किसके साथ कोई अगर ज्यादती हुई है तो वो उसके लिए कंप्लेंट कर सके। लेकिन आप उन अहकामात को नज़रअंदाज करते हुए जो नताइज देते हैं, सिर्फ जो है ना नंबर का ऐलान करते हैं या नामों का ऐलान करते हैं और बता देंगे ये सिलेक्टेड है, जो नॉन सिलेक्टेड है उनके कोई नंबर आप नहीं देते। मगर तो इन मामलात में तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहरीरी इम्तहान ही नहीं लिया, यानी कि हमने किया था उन्होंने उस तहरीरी इम्तहान को एक तरफ रख दिया, ना होगा बात ना बजेगी बात से। आज ये हुआ कि आज अदालत ने उनको कहा कि आप ये शिफाफत, उन्होंने कहा कि जी हम जो ये हम तो वो जो फैसला था वो सिर्फ उस इम्तिहान के लिए था और हम पाबंद नहीं। तो अदालत ने उस पर भी एक बहुत बरहमी का इजहार किया कि जी आप जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उसकी गलत वजाहत करें। तो आज एक नंबर एक जो है जो नतीजा था डॉक्टर्स का, एक रोल नंबर जो है जज साहब ने उसको चेयरमैन को कहा कि ये रोल नंबर है, आप बताएं इसका नतीजा क्या है, इसके मार्क्स क्या है। 1 घंटा लग गया कंट्रोलर इम्तिहानात चेयरमैन को पूरा रिकॉर्ड की छानबीन करते हुए। 1 घंटे तक वो उस रोल नंबर के नंबर्स नहीं बता सके अदालत को कि इसके नंबर्स क्या हैं। तो फिर अदालत ने कहा कि ये तो आपकी शिफायत इतनी है कि आप 1 घंटे तक आपके पास ये पता नहीं है कि इसका नंबर क्या है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम 2 महीने हमें दे दें, हम 2 महीने के अंदर अपने कवायद को चेंज करते हैं और इसको शिफाफ बनाने के लिए अमल को हम नए कवायद ला रहे हैं, 2 महीने चाहिए। तो अदालत ने कहा ठीक है आपको 2 महीने चाहिए, तब तक जो है कमीशन का जितना भी काम है वो बंद।
टू वर्क कर दिया कमीशन को इम्तिहानात के मामले में, कहा कि आप पूरी शफाफत, जब तक हम यकीनी नहीं बनाएंगे कि कमीशन के अंदर शफाफत होगी इम्तिहानात पे, उस वक्त तक ये मामला बंद हो। फिर 27 तारीख तक फिलहाल इसको बंद कर दिया। अब इसी दौरान आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, जो कमीशन के चेयरमैन हैं नूर मोहम्मद जादमानी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का बाकायदा केस खुल गया है। और ये वो मामला है जिसमें कमीशन ने कि तमाम अराकीन ने अपने रिश्तेदारों को, भाई बंदों को खुद ही भर्ती कर लिया था। जो बड़ी बड़ी पोजीशन थी, इन तमाम जो कमीशन के करीबी अराकीन हैं उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंदों को भर्ती कर लिया था। अब इनके खिलाफ बाकायदा नैब की भरपूर तहकीकात होगी। कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2018 का नतीजा है, उसके खिलाफ नैब में अदालत मतलब एक दरख्वास्त की थी, शिकायत की थी। जो पिछला इम्तिहान था कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्शन ऑफिसर्स और दीगर जो आम एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के पोस्टें हैं, उस पर तकरीबन 29 ओहदे हैं। उन 29 ओहदों के लिए नाम गए नैब को, और उन बंदों के जो उम्मीदवार सिलेक्ट हुए थे और उनकी रिश्तेदारियाँ भी नैब को बताई गई कि ये किस किस के रिश्तेदार हैं, कमीशन के किस मेंबरान के रिश्तेदार हैं, कौन से बड़े लोग जो हुकूमत में उनके रिश्तेदार हैं। फिर नैब कराची ने उसकी तहकीकात की, कमीशन से पूरा रिकॉर्ड तलब किया, हासिल किया, उसकी छानबीन की। उस छानबीन के नतीजे में जो इंक्वायरी है वो उन्होंने अभी नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड को दी और कहा कि ये इसके बिल्कुल ठोस सबूत मिले हैं नूर मोहम्मद जादमानी साहब और मेंबरान के खिलाफ, इसमें काफ़ी वजन है इस इंक्वायरी में। फिर उन्होंने उसकी अप्रूवल ले ली कि इसको इंक्वायरी में तब्दील किया जाए। एक और बात, जो इंटरव्यू की आपने बात की कि इंटरव्यू के बगैर, रिटर्न के बगैर भर्ती किया गया डॉक्टरों को, तो आज जो एडवोकेट हैं सज्जाद चांडियो साहब पिटिशनर के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि रिटर्न के बगैर आप इंटरव्यू लेकर और उम्मीदवार को भर्ती कर दें। ये तो आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है कि एक उम्मीदवार से आप रिटर्न और वाइवा दोनों लें और दूसरे से सिर्फ जो है ना इंटरव्यू लें और वाइवा लें ही नहीं, और फेल उम्मीदवारों को आप भर्ती कर दें या सिलेक्ट कर दें। तो आज ये बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है यकीनन। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दर्जनों मामलात में इसी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से बहुत ही रास्त अहकाम दे चुकी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो अहकाम दे चुके हैं, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के 6 मेंबरान, एक चेयरमैन जो इलीगल अपॉइंट थे, उनको हटा दिया गया था और उनको घर भेज दिया गया था कि उनकी अपॉइंटमेंट खिलाफ थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो नए मेंबरान रखें या चेयरमैन रखें, उनका शिफाफ माजी हो, शिफाफ हो। लेकिन इस वक्त भी जो मेंबर है पब्लिक सर्विस कमीशन के, एक सिद्दीक मेमन साहब, उन पर नेब का रेफरेंस है, वो नेब के केस में जमानत पर है। और जादमानी साहब के खिलाफ ये इंक्वायरी हो गई, चेयरमैन के खिलाफ। दूसरे एजाज दुरानी साहब, उनके खिलाफ इंक्वायरी है। शब्बीर शेख साहब, उसके खिलाफ नेब की इंक्वायरी चल रही है। और ये अभी जो 2019 का कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नतीजा आया है, जिसमें 40 DSP भर्ती किए हैं, उसमें भी एतराज़ात आ गए हैं कि जी कई जो उम्मीदवार जो बड़े लोगों के, जिन्होंने रिटर्न में कम नंबर लिए, उनको वाइवाज में ज़्यादा नंबर देकर उनको DSP बना दिया गया। और जो गरीब लोग हैं, कई होशियार जिन्होंने रिटर्न में ज़्यादा नंबर लिए उम्मीदवार, उनको वाइवाज में जो है ना कम नंबर देकर उनको सिलेक्शन से रोक दिया गया और उनको फेल किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद थे। ये झलक है कि सिंध में क्या हो रहा है, करप्शन के मामला, तो फिर ये मेरिट का कत्लेआम। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे। बहुत अहम मामला है, हुकूमत के ख़जाने में और टैक्सेस में, ड्यूटीज़ में सैकड़ों अरब रुपए का फ़ायदा हो रहा है। और मामला है ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत स्मगल होती हैं और वो अब उसका कलाकुमा किया गया है। BR ने और कस्टम्स ने एक बड़ी मौसर कार्रवाई की है, मगर वहाँ पे मौजूद जो शहरी हैं, उस इलाके के रहने वाले, सरहदी इलाके में रहने वाले सैकड़ों फैमिलीज़, उनका ये रोज़गार था और उनके लिए बड़ा एक अजीब मसला पैदा हो गया है। ये पूरा मामला आपके सामने रखते हैं। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है और इसका 2 पहलू हैं। एक जानिब हुकूमत को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है, दूसरी जानिब ये बेचारे लोग जिनके पास और कोई रोज़गार नहीं है, वो बेरोज़गार हो गए हैं। स्मगलिंग क्योंकि बंद हो गई है, इसकी बात करते हैं, आपको दिखाते हैं बाकायदा छोटे से वक्फे के बाद। वैसे तो स्मगलिंग पाकिस्तान की मईशत के लिए एक नासूर है, मगर 2 ऐसे एवेन्यूज़ हैं ख़ास तौर पे जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए सैकड़ों अरब रुपए का हर साल नुकसान करते हैं और कुल मिला के 1000 अरब रुपए का नुकसान होता है। एक जानिब अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिहाज से जो स्मगलिंग होती है वो मामला है, दूसरी जानिब ईरान से पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग होती है और जो कि हमारी मईशत को घुन की तरह से चाट रही है। इसे रोकने के लिए अब मौजूदा हुकूमत ने पहली बार पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने तारीखी इक़दाम किए हैं। यकीनन इसका क्रेडिट इमरान खान को जाएगा, जहां पर अब पूरी क़ुव्वत से रियासत ने इसका सद्देबाब करने का फ़ैसला किया और जिसके नतीजे में हालिया महीनों में सिंध, पंजाब, KP में 1675 पेट्रोल पंप्स
बंद कर दिए गए जहां पर ईरानी पेट्रोल बिकता था, इनको सील कर दिया गया। इनमें से 1152 के खिलाफ मुजरमाना कार्रवाइयों पर केसेस बने हैं। साथ ही 78 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत भी कब्जे में ली गई हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है हुकूमत की जानिब से ये की गए। इस मौसर एक्शन के बाद पेट्रोल मसनूआत की इम्पोर्ट वैल्यू में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की ड्यूटीज़ टैक्सेस में इजाफा हो रहा है क्योंकि अब ये स्मगलिंग का तेल नहीं आ रहा, अब बाकायदा इम्पोर्ट हो रही है। और सिर्फ इस साल मार्च के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की इम्पोर्ट वैल्यू में 61% के इजाफे के साथ 205 अरब रुपए रही है। मार्च 2020 के मुकाबले में मार्च 2021 में पेट्रोलियम मसनूआत की ड्यूटी और टैक्सेस की मद में 8 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए पेट्रोलियम के मुताबिक बलूचिस्तान में तकरीबन 22 लाख अफराद $2 अरब के ईरानी तेल स्मगलिंग में मुलव्विस हैं, जो मुल्क की तलब का तकरीबन 20% पूरा करता है और इससे सिर्फ FBR को सालाना 200 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। बिलाशुबा ये आदाद शुमार अपनी जगह है, लेकिन ईरानी तेल की स्मगलिंग के पीछे एक मामला और भी है, और ये कि बलूचिस्तान खुसूसन ईरान से मुंसलिक बॉर्डर अजला में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कभी कोई काबिल ज़िक्र तरक्याती काम या रोज़गार के मौक़े नहीं पैदा हुए हैं, जिससे मुकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा न होने की वजह से ये जो कारोबार है, यानी कि जो स्मगलिंग का सामान है, जो पेट्रोलियम मसनूआत ईरान से आती हैं, यही उनका रोज़गार है। बलूचिस्तान के तकरीबन हर इस सरहदी इलाके के लोग इस पेट्रोलियम मसनूआत के इस कारोबार में या स्मगलिंग में हैं, और 21 रोज़ से हुकूमती एक्शन के ख़िलाफ़ पाक ईरान सरहद पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये लोग इस मुश्किल से जुड़े हुए हैं। इस हवाले से हमने अपने नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद शहरियार जंजुआ को बलूचिस्तान के ज़िला कच्छ में इस ईरानी पेट्रोलियम स्मगलिंग के मामलात का जायज़ा लेने के लिए भेजा। कच्छ से शहरियार जंजुआ की रकबे, मादनियात और वसाइल के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े, लेकिन आबादी और सहूलियात के हवाले से सबसे कम और पसमानदा सूबे बलूचिस्तान में पानी, बिजली या सड़क नहीं, लेकिन स्मगल शुदा ईरानी तेल की फरावानी है। यहाँ का हर दूसरा शख्स नस्लों से ईरानी तेल की खरीदो फरोख्त से मुंसलिक है। इन पहाड़ों के पीछे पाक ईरान बॉर्डर है, और आप जो ये यहाँ से पेट्रोल की और डीज़ल की स्मगलिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक रास्तों से हो रही है। इन ड्राइवर से हम बात करेंगे और पूछेंगे कि वो क्यों ये इतना ख़तरनाक काम कर रहे हैं। हमें ये बताया गया है कि कई दिन लग जाते हैं इनको ईरान से बलूचिस्तान पहुँचते पहुँचते, फ्यूल की सप्लाई करते करते। कितने पैसे मिलते होंगे इस पूरे काम के? 25 साला हबीबुल्लाह 6 साल से ईरान से तेल लाने का काम कर रहा है। इसका पिकअप ट्रक भी ख़राब हो चुका है। धूल और मट्टी में अटे इस नौजवान का कहना है कि ये बहुत मुश्किल काम है और वो उसे छोड़ना चाहता है। इन ड्राइवर्स को सरहद पार से तेल उधार में मिलता है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में तकरीबन 25 से 30 रुपए फी लीटर बनती है। ये पेट्रोल डिपो पर 55 से 60 रुपए फी लीटर बेचा जाता है, जिसे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आजकल रिटेल में 85 से 90 रुपए फी लीटर में फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला केच के पाक ईरान बॉर्डर से जो ईरानी पेट्रोल और डीज़ल मुल्क में लाया जा रहा है, उसकी सबसे बड़ी ये मंडी जूसक है। बुलंदी से देखा जाए तो इस मंडी में आने वाले तेल के नीले पिकअप ट्रक्स हर जगह खड़े नजर आते हैं, जो मुख्तलिफ डिपो और दुकानों में ड्रम पहुंचाकर वापस सरहद की तरफ चले जाते हैं। बताया जाता है कि सिर्फ जिला पंजगूर और केच में तेल लाने वाले इन पिकअप्स की तादाद 5000 के करीब है। ऐसी ही मंडियों से मुसाफिर बसों की छतों पर ड्रम रखकर या बसों के खुफिया टैंक्स में डीजल और पेट्रोल भरकर सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा स्मगल किया जाता है। कुछ अरसे पहले तक ईरानी तेल लाने में बड़े ऑयल टैंकर्स भी शामिल थे, लेकिन हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगा दी है। सिर्फ जिला केच और पंजगूर में इन बड़े ऑयल टैंकर्स की तादाद 2500 के लगभग है। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद कहते हैं कि बेशक इस धंधे के पीछे बड़े लोगों का सरमाया भी है, लेकिन इसी काम की बदौलत गरीबों की भी रोजी रोटी चल रही है। हम तो इनको इनलीगल नहीं बोलते हैं, ये हमारे लिए तो इनलीगल नहीं है, क्योंकि हमारा रोज़गार इनसे वाबस्ता है। ना यहाँ कारखाना है, ना फैक्ट्री है, ना और कोई ज़राया है। और अनलीगल वही होता है जो चुप छुपा के होता है, यहाँ तो सरेआम सर्व होता है। ये तो हमारे समझ नहीं आ रहा क्यों इनको बंद किया है।
हम 2-3 बार ये आला हुक्म से हमारा राब्ता हो गया, मुलाकात हो गया, हमें यकीन दहानी भी करा चुका है कि हम कर लेंगे, ज़रूर आपका मसला हल होगा, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है फ़िलहाल। बलूचिस्तान के सरहदी अजला के तकरीबन हर तबके के लोग ईरान से तेल की स्मगलिंग को गलत काम नहीं समझते। गवर्नमेंट का जो पॉलिसियाँ हैं, साबिक वजीर आला बलूचिस्तान का कहना है कि हुकूमत के लिए ईरान से तेल की स्मगलिंग को रोकना आसान नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि बॉर्डर ट्रेड, चूँकि शुरू से इन लोगों ने लीगल ट्रेड तो शुरू ही नहीं की, जितने होते थे इलीगल होते थे बकौल उनके। हम तो कहते हैं इलीगल नहीं, इट्स बॉर्डर ट्रेड। अब अगर उन लोगों ने तेल को बंद की तो मैं समझता हूँ कि यहाँ लाखों लोग जो है ना बेरोज़गार होंगे, उनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलेगी। और अगर इन लोगों ने गलती की, यहाँ अवाम की बहुत बड़ी रिएक्शन आएगी। बात तो तय है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ईरान से तेल की गैर रस्मी दरामद को बगैर किसी ठोस मनसूबा बंदी के बंद करेगी तो हुकूमत को उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ेगा। यकीनन हुकूमत के लिए लाजिम है कि हर किस्म की स्मगलिंग को बंद किया जाए और पाकिस्तान की मईशत के लिए तमाम स्मगलिंग के रास्ते और स्मगलिंग का खुद जो ये काम है ये नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहा है पाकिस्तान की मईशत को। लेकिन बहरहाल यहाँ पे इस किस्म की सूरत हाल मुश्किल सूरत हाल है, जैसे कि ये ईरान और बलूचिस्तान का सरहदी इलाका है। इस पूरी सूरत हाल में इसको रिहेबिलिटेट करना, यहाँ के लिए मुलाजमत के ज़राए पैदा करना, ये बलूचिस्तान हुकूमत का और फिर वफाकी हुकूमत का भी काम है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान हुकूमत क्या कर रही है ये हम पूछेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवानी साहब, ये बताइएगा, ये मामला आपके सामने है और यकीनन ये हुकूमत किसी सूरत से अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि उसको 200 अरब रुपए का ड्यूटीज़ टैक्सेस में नुकसान होता है इस पेट्रोलियम स्मगलिंग की वजह से, ये तो उसने बंद करना है। वो ठीक है कि अभी इन इलाकों में नहीं किया गया, लेकिन जहाँ पर ये डिस्पोजल होता था वहाँ के पेट्रोल पम्प्स हुकूमत ने फ़िलहाल बंद कर दिए हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का काम होना है उस सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान ने अब तक क्या किया है? जी कामरान साहब, लोगों की मईशत जो है पाक अफगान पाक ईरान बॉर्डर के साथ जुड़ी हुई है और जैसे आपने खुद फरमाया कि हमेशा जो है स्मगलिंग को जो है इनकरेज तो नहीं किया जा सकता, इसी तरह इसको हम लेकर चल नहीं सकते, फॉर्मलाइज हमने करना है इसको। इस सिलसिले में 11 बॉर्डर मार्केट्स बलूचिस्तान गवर्नमेंट और उसमें 2 जो है फेडरल गवर्नमेंट वो उसमें हमें असिस्ट करेंगे, ये हम इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि बॉर्डर्स पे मार्केट इस्टेब्लिश करके एक फॉर्मल रोजगार के लोगों के मौके फराहम करना। दूसरा ये है कि 3 मार्बल सिटीज हम बना रहे हैं और 4 जो है मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स और 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। लेकिन ये है कि इन तमाम प्रोजेक्ट्स को ग्राउंड पे आते आते वक्त लगेगा, उस वक्त तक इन लोगों के रोजगार का क्या किया जाए। इस सिलसिले में पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खुद फेडरल गवर्नमेंट के तमाम महकमों को डायरेक्शन जारी किया था कि बलूचिस्तान का जो 6% फेडरल गवर्नमेंट में जॉब कोटा है उसकी डिटेल प्राइम मिनिस्टर साहब को फराहम किए जाएं ताकि उस पर अमल दरामद हो सके। उसके 3 माह बाद अगेन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये रिमाइंडर दिया और जो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट मिनिस्टर्स उन्हें पाबंद किया कि इस पर अमल दरामद किया जाए, लेकिन अब तक वो प्रोसेस में है, उस पर अमल नहीं हुआ। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर जो फेडरल सेक्रेटरीज हैं उनको भी डायरेक्शन जारी किया कि हर महीने एटलीस्ट वंस और ट्वाइस वो बलूचिस्तान आके बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं उनको सुने और उसको एड्रेस करें। अब हमारे नुक्ता नजर ये है कि फेडरल गवर्नमेंट में इस वक्त 18 से 20 हजार जॉब फिल वक्त बलूचिस्तान के नौजवानों को उनका अपना ही कोटा है उस पर फराहम किया जा सकता है। लेकिन शवानी साहब, ये हमें बताया गया है कि इसमें सबसे बड़ी जो खपत होनी है वो जो गवादर में डेवलपमेंट हो रही है, अब गवादर में एयरपोर्ट बन रहा है, गवादर में और दूसरी डेवलपमेंट हो रही है, एक बहुत बड़ी तादाद में ये खपत जो है ये उस पूरी जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पे होगी। ऑफ कोर्स कामरान साहब, गवादर को जो है बड़े संजीदगी के साथ डेवलप किया जा रहा है। सीपैक के प्रोजेक्ट्स पहली दफा गुज़िश्ता हुकूमत में तो बलूचिस्तान को सीपैक के प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं मिला। एनर्जीज के कोई $32 बिलियन के मेट्रलाइज हुए प्रोजेक्ट्स, उसमें बलूचिस्तान को तो कुछ नहीं मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं मिला। अब जाके प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने इस तरफ फोकस किया है, बलूचिस्तान को ये प्रोजेक्ट्स फराहम कर रहे हैं। और फिर गवादर और गवादर के मुल्हिका जो इजला हैं उनके लिए 600 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट वो देने जा रहे हैं और 3 साल में वो मेट्रलाइज होंगे। और सीपैक के तहत ओशाब आवारान जो रोड बनने जा रहा है और दीगर
इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीमात हैं, नो डाउट इससे जो है गवादर मुल्हिका एरियाज उनको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलेंगे। और इसके अलावा जो हमने जिक्र किया कि 11 बॉर्डर्स मार्केट, स्पेसिफिक बॉर्डर मार्केट्स, पाक ईरान बॉर्डर एंड पाक अफगान बॉर्डर, बोथ बॉर्डर्स पे, उसका भी नुक्ता नजर हमारा यह है कि लोगों को हमने जॉब्स फराहम करना है। लेकिन कामरान साहब, गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान का जो बहुत शुक्रिया जनाब लियाकत शाहवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब की आज जमानत हो गई। नून लीग के सरबराह कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हैं और बड़ी दिलचस्प टाइमिंग है जिस वक्त उनकी रिहाई हुई है। ख़ासतौर पर पंजाब की सियासत में तालातुम है। इसी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बिलाखिर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और नून लीग के सदर जनाब शहबाज शरीफ की आज जमानत पर रिहाई हो गई। 3 रुकनी बेंच जो पिछले हफ्ते के कन्फ्यूजन के बाद बनाई गई थी, उसके सरबराह जनाब अली बाकर नचवी ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले के ज़रिए जनाब शहबाज शरीफ की रिहाई का, जमानत पर रिहाई का मुख्तसर हुक्मनामा जारी कर दिया। पंजाब के मौजूदा सियासी मंजरनामे में शहबाज शरीफ की ज़मानत की टाइमिंग बहुत अहम है। शहबाज शरीफ के इदारों से हम आहंगी के बयानिए की वजह से उनके लिए इम्कानात ही इम्कानात हैं। पंजाब में बुज़दार हुकूमत की बैड गवर्नेंस ने शहबाज शरीफ का काम मज़ीद आसान बना दिया है। बिलाशुबा पिछले 32 महीनों के दौरान उस्मान बुज़दार किसी भी तरह शहबाज शरीफ का नेमुल बदल नहीं बन सके। दूसरी जानिब इस वक्त पंजाब असम्बली में 185 अराकीन की सादी अक्सरियत के मुकाबले में बुज़दार हुकूमत को 196 अराकीन का इत्मीनान हासिल है। गोया हुक्मरान इत्तेहाद के 11 खिलाड़ी उस्मान बुज़दार को आउट कर सकते हैं। जहांगीर तरीन फैक्टर भी सामने आ चुका है और पंजाब की सियासत में इसको बड़ी दिलचस्पी से देखा जा रहा है। जहांगीर तरीन के ग्रुप के बारे में बताया गया है कि उसके पास 30 से ज़ायद अराकीन है जिनका ताल्लुक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों से है, जिनमें से तकरीबन तमाम का ताल्लुक़ पंजाब से ही है। दूसरी जानिब PTI की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के हवाले से भी आती रहती है कि वो भी मौके की ताक में रहते हैं। गोया कि जनाब शहबाज शरीफ की रिहाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइमिंग है। देखना यह है कि शहबाज शरीफ बाकायदा इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं, कोई सियासी एडवेंचर करते हैं, या ये कि वो आसानी से वक्त का इंतज़ार करते हैं। और दूसरी जानिब ये कि क्या वाकई वो अमलन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़ियादत संभालते हैं, फ़ैसला साजी करते हैं और मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ बैक सीट पर चली जाती हैं। इन तमाम उमूर का इम्कानात का जायज़ा लेने के लिए हमने दावत दी। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी, पाकिस्तान के नामवर सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक हैं। हमारा मकबूल प्रोग्राम नुक्ता नज़र भी होस्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। ये फरमाइएगा कि बिलाखिर शहबाज शरीफ साहब की आज ज़मानत तो मंजूर हो गई है। बड़ा दिलचस्प माहौल है कहने को तो जो पंजाब में इस वक्त हुकूमत है, PTI हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, बहुत ही नहीफ उसकी अददी अक्सरियत है। ओवरऑल भी हुकूमत कोई बहुत मकबूल नहीं है, सियासी तौर पर कमज़ोर है। एक जानिब जहांगीर तरीन साहब का एक बड़ा मजबूत ग्रुप सामने आ चुका है। चाहें तो शहबाज शरीफ साहब और एक बड़ी एक एक्टिविटी कर सकते हैं, बहुत मुतहर्रिक हो सकते हैं और इन कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सकते हैं। मगर आपके ख्याल में क्या वाकई ऐसा करेंगे? कामरान साहब, कन्फ्यूजन जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर भी मौजूद है और PTI के अंदर भी मौजूद है और डोर को सुलझा रहे हैं सब और सिरा नहीं मिल रहा। खुद PTI के अंदर भी एक किसी को कुछ पता नहीं चलो। ताकत साहब ने उसे साफ नजर आ गया है कि वो जो पंजाब हुकूमत है वो उनके रहमो करम पर है और अगर वो अपनी हमायत विड्रॉ कर लें या असेंबली से इस्तीफे दे दें या बगावत का परचम बुलंद कर दें तो बुज़दार हुकूमत नहीं चल सकेगी। इसी तरीके से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी एक शदीद प्रेशर उन्होंने बिल्ड कर दिया है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं। अब शहबाज शरीफ साहब बाहर आकर क्या करेंगे इसके बारे में भी कुछ अभी तक वाज़ेह तौर पर कहना मुश्किल है। लेकिन जो उनकी शख्सियत का अंदाज है, जो उनकी सियासत का अंदाज है, जो उनका एक कैरेक्टर है, क्या वो इस किस्म की मुहिम जुई में आपके ख्याल में शामिल होना चाहेंगे जिसमें कि सक्सेस के भी इम्कानात हैं, लेकिन क्या उनकी शख्सियत मुहिम जुई की तरफ राग़िब होगी? ये जो कुछ हो रहा है अभी उसमें कोई खास मुहिम जुई रही नहीं है। यानी ये तो अब 2+2 की तरह हक़ाइक़ सामने नजर आ रहे हैं। अब अगर वो कोई यानी ऐसी सरगर्मी करते हैं और जहांगीर तरीन साहब से उनका राब्ता मुस्तहकम हो जाता है तो ये हुकूमत जो है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी।
और शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मुश्किल ये है कि जो कुछ उनके साथ हुआ है, जिस वो प्रोसेस से गुजरे हैं, उसके बाद उनकी भी कोशिश होगी कि किसी तरीके से माहौल जो है उसको तब्दील किया जाए। तो सियासत जो है इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जिसकी हम तवक्को नहीं कर पाते या जिसकी उम्मीद नहीं रखते। तो अब लेकिन दूसरा पहलू एक अहम यह है शामी साहब के नून लीग में, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से बाकायदा इसकी गाड़ी को चला रही थी, इसके ड्राइवर की हैसियत से इसको लीड कर रही थी मरियम नवाज साहिबा। अब क्योंकि बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नून लीग के सदर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है, और जब वो बाहर थे तो वो यकीनन हर लिहाज से नून लीग के सदर थे, यकीनन हिदायत वो नवाज शरीफ साहब से लेते थे। लेकिन जो प्रोमिनेंस मिल चुकी है मरियम साहिबा को, क्या वो अब फेड हो जाए होगी? वो इस गाड़ी की पिछली नशिस्त पे बैठना पसंद करेंगी? देखिए, मरियम नवाज की ताकत जो है उसको तस्लीम करते हुए ही बात आगे बढ़ेगी, लेकिन मरियम को भी ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने जिस तरीके से मामला चलाए हैं और पीडीएम में जो कुछ हुआ है, और शाहिद खान अब्बासी साहब जिस तरीके से उन्होंने भी जज्बातियत का मुजाहरा किया है, तो उससे अपोजिशन जो है उसका भरम खुल गया है और उसको कोई हुकूमत के ऊपर दबाव कम हुआ है। तो इसलिए ये जो जिस तरीके से सियासत उन्होंने की है वो जज्बातियत की तो आप दाद दे सकते हैं, लेकिन नतीजे के एतबार से वो कोई अपोजिशन के लिए मुफीद नहीं रही। लेकिन बहरहाल ये तो मेरा आपका तज्जिया है जिसमें कोई फ़र्क नहीं है। यकीनन अपोजिशन का तो जिसको कहना चाहिए कि भुरकस निकल गया है पिछले चंद हफ्तों के दौरान, और जाहिर है कि वो सारी हिकमत अमली जो है फेल हो गई है, सारी कैलकुलेशंस गलत थी, सारे अंदाजे गलत थे, और फिर जाहिर है कि अब जो कुछ हम देख रहे हैं, आपने शाहिद खान अब्बासी साहब का कहा, किसी सूरत से काबिल कबूल नहीं अमल था जो उन्होंने असेंबली में की है, जो गुफ्तगू उन्होंने की है। लेकिन मानने वाली बात है ना कि ये माने कि भाई कि हमारी नहीं ये बात चली है, और फिर नून लीग के अंदर से एक इस तरह का इर्तियाश हो जो कि कहे कि ये पॉलिसी और ये रवैया और ये बयानिया जो है ये इतना इसका फ़ायदा नहीं हुआ है, और फिर शहबाज शरीफ साहब को मौका मिले। देखिए, अब जिससे शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो जूता मारने की बात पर इसरार कर रहे हैं और उन्होंने इसे अना का मसला बना लिया है। इससे बड़ी एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई है, एक सुबकी हो रही है मेरे ख्याल मुस्लिम लीग नून की और खुद शाहिद खान अब्बासी साहब की भी। तो शहबाज शरीफ साहब को अब ये मामलात को संभालना पड़ेगा और तदबीर से काम लेना पड़ेगा, और उनके मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ऐसे लोग बहुत से मौजूद हैं जो सूरत हाल से परेशान हैं और वो चाहते हैं कि ये मामला जो है इसको कुछ संभाला जाए, और जो मुफाहमत की पॉलिसी है उनकी, वो जिन हलकों से मुफाहमत होनी चाहिए, अगर उनसे मुफाहमत हो जाए और वो आगे बढ़े तो फिर ही कोई नतीजा निकलेगा, वरना उसके बगैर तो फिर मामला जो है बेकाबू हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे इमरान खान साहब के लिए, उनकी हुकूमत के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगले 2 साल 2.25 साल के अंदर वो कुछ करके दिखाएं। मईशत के मैदान में करना है, पहली चीज़ तो महंगाई को कम करना है, और फिर ग्रोथ होनी है, GDP ग्रोथ नज़र आएगी, रोज़गार मिलेंगे, कारोबार खुलेंगे, हरकत पैदा होगी मईशत में, कारोबार में, और इसीलिए उन्होंने शौकत तरीन को मैदान में उतारा है, कप्तान बनाया है, और एक इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, उसकी एक टीम बन गई है जिसका आज इफ्तिताही इजलास हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शौकत तरीन आज उसमें मौजूद थे, खान साहब की क़यादत थी, शौकत तरीन कन्वीनर थे। एक रोड मैप बनाने की बात हुई है जल्द अज जल्द, ताकि अमल शुरू हो जाए, एक्शन शुरू हो जाए। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पहला इजलास, उसकी तफसीलात हमसे शेयर करेंगे इस काउंसिल के एक मेंबर छोटे से वक्फे के बाद। आइंदा 2-2.25 साल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उनकी हुकूमत के लिए मेक और ब्रेक साल हैं। अगर इस 2 साल 2.25 साल के दौरान परफॉर्मेंस हुई, अवाम को खुशी मिली, मुल्क में तरक्की नज़र आई, ग्रोथ हुई, तो उनकी हुकूमत एक और टर्म के लिए इलेक्शन जीत पाएगी। PTI 2023 का इलेक्शन जीते, उसका सारोदार उम्मीदवार अब इस आखिरी 2-2.25 साल की परफॉर्मेंस पर है, और परफॉर्मेंस चाहिए मईशत के मैदान में, कारोबार के मैदान में, और इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इसको जानते हुए एक नई टीम मैदान में उतार दी है। कप्तान की हैसियत से साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना
शौकत तरीन वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू का हल्फ उठा चुके हैं। उनकी मावनत के लिए एक भरपूर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल तश्कील दी गई है। इसमें के कलीदी अरकान शामिल हैं, पाकिस्तान के कारोबार के, बिजनेस के, माहिर माशियात हैं, कई साबिक गवर्नर्स स्टेट बैंक्स हैं और इकनॉमिक्स के और बिजनेस लीडर्स को इसमें शामिल किया गया है। टेक्नोलॉजी से मुंसलिक, एनर्जी से मुंसलिक माहिरीन को इसमें शामिल किया गया है। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में इस इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पहला इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ इस मौके पर वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, जो कि इसके कन्वीनर हैं, वहाँ मौजूद थे। और जनाब शौकत तरीन ने GDP ग्रोथ के माशी अहदाफ हासिल करने का खाका पेश किया। शौकत तरीन साहब का कहना यह है, इमरान खान साहब की क़यादत में वो पाकिस्तान में चाहते हैं कि ग्रोथ हो, GDP ग्रोथ पाकिस्तान की, उसमें तरक्की हो, ऐसा माहौल हो कि वो 6 से 7% तक पहुँचे और इस तरह से मुल्क में रोज़गार बढ़ेगा, एक एक्टिविटी पैदा होगी, बिजनेस एक्टिविटी पैदा होगी। और इसके लिए मगर बहरहाल एक रोड मैप चाहिए और इसके लिए ठोस प्लानिंग की ज़रूरत है और इसके लिए अवामिल सामने लाने हैं। और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अव्वलीन ख्वाहिश और तरजीह ये है कि मुल्क में महंगाई में कमी हो, आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो। आइंदा बजट आने वाला है और बजट से पहले इस इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने इस रोड मैप को तैयार करना है और ये फाइनेंशियल रोड मैप हमें बताया गया है कि मई के आखिर तक पेश हो जाएगा, जिसके दौरान बजट की तैयारी भी मुकम्मल हो जाएगी और फिर ये पूरा गेम प्लान जो है उसका रोल आउट होगा। इस इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में माहिरीन मईशत जो शामिल किए गए हैं उसमें शामिल हैं मोहतरम डॉक्टर राशिद अमजद, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज की इस मीटिंग में भी डॉक्टर साहब मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद अमजद साहब, आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया है। ये वो बड़ा इम्पॉर्टेंट फोरम है, आज इसकी पहली मीटिंग आपने अटेंड की है। क्या आप इम्प्रेशन लेके आए पहली मीटिंग से? शुक्रिया कामरान साहब। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़े क्लियर कट कैंडिड टर्म्स में कह दिया है कि दिस इज़ नाउ टर्निंग पॉइंट, अब इकॉनमी का डायरेक्शन हम चेंज कर। हमारी जो पहली पॉलिसीज थी, जो स्टेबलाइजेशन जो हमने इनहेरिट की थी, वो अब पीछे ला जा रहे हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स ग्रोथ, इक्विटेबल ग्रोथ विथ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो ये एक चेंज ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज ऑफ डायरेक्शन है। और उन्होंने बड़े कैंडिड टर्म्स में कहा कि देखें, बात यह है कि पहले भी एक एडवाइजरी काउंसिल बनी थी लेकिन हम उसका पूरा फ़ायदा नहीं उठा सके क्योंकि हम नए थे और जब तक हम कीमतें बढ़ती रहीं ये वो, उस पर हम उतनी तवज्जो नहीं दे सके। और उन्होंने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जो काउंसिल है, और इसमें मैं शौकत तरीन साहब की भी ज़रूर अहमियत दूंगा कि उन्होंने कहा बड़े प्रैक्टिकल आइडियाज़ आप लेके आए हमारे सामने। और उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह तरीके से कहा कि ये एक डिबेटिंग क्लब नहीं होगा। मैंने बहुत सारी काउंसिल्स भी अटेंड की हैं, मीटिंग्स भी अटेंड की हैं। ये पहली ऐसी काउंसिल है जिसमें 7-8 फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए थे और चेयरमैन, बहुत कम काउंसिल को चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल तो होती है लेकिन प्राइम मिनिस्टर डजंट चेयर काउंसिल। और 8 मिनिस्टर्स वहाँ बैठे और ये आइडिया कि अब हम प्राइस स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ पे ज़्यादातर तो जो देंगे। तो डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, बिल्कुल सही है, आपने ये इंट्रोडक्टरी जो इसका कार्टन नज़र बताया कि क्या माहौल था, यकीनन इसमें तो कोई शक नहीं है और इसके अलावा कुछ होना भी नहीं था। लेकिन ये तो इदराक है ना कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, बजट आने वाला है, बजट की अब इसकी पहली जो माइलस्टोन है वो बजट है। तो गोया कि अब से लेके अगले 4-5 हफ्तों के अंदर आपने पहला बजट रोल आउट करना है, उसके लिए आपने रोड मैप देना है क्योंकि उस बजट पे बिल्ड होगा अगले 2 साल का फ्रेमवर्क। उसमें बात यह है कामरान साहब, ये भी बड़े क्लियर कट टर्म्स में बताया गया है कि जो पहला है ऑब्जेक्टिव वो 2 हैं, एक बजट और एक एनुअल डेवलपमेंट प्लान। उस पे जो 12 एक कमेटियां बनी हैं वो अपने आइडियाज़ देंगे, लेकिन ये आइडियाज़ बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से देंगे। एक तरफ मिनिस्टर साहब बैठे होंगे, एक तरफ स्पेशलिस्ट साहब बैठे होंगे, स्पेशलिस्ट की टीम होगी और ये स्पेशलिस्ट टीम सिर्फ
यहाँ से नहीं, मतलब कहने का वो ये प्रोविंसेस से भी ले सकते हैं और काफ़ी सारे और लोग उसमें आ सकते हैं जो टास्क फोर्सेस बनी है। इसके बाद ये है कि जो बजट बनेगा उसमें देखा जाएगा कि कोई ऐसे स्टेप्स तो नहीं लिए जा रहे जिससे कीमतें और बढ़ें। गरीबों पे जो बोझ है वो और नहीं बढ़ा सकते। प्राइम मिनिस्टर वाज वेरी क्लियर ऑन इट कि मैं नहीं कर सकता। ये नहीं है कि हमको स्टेबलाइजेशन, हम उससे मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज या जो हमारे मुआहदे हुए उनसे दूर जा रहे हैं, ये नहीं है। हमने इनको ऐसे जो स्टेप्स लेने हैं जिसमें कीमतें ना बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े, और एनुअल प्लान में हमने वो चीज़ें देखनी हैं जिसमें जॉब्स जनरेट हों, जिसमें सोशल प्रोटेक्शन। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप समेत और ये तमाम हमारे मुल्क की बड़ी माशाल्लाह चीदा शख्सियात थी। बहरहाल ये तो आप लोगों को सबके सामने थी बात कि IMF का प्रोग्राम है, IMF के प्रोग्राम की हुदूद हैं, क़यूद हैं, पैरामीटर्स हैं, और अगर आप IMF प्रोग्राम में तो आपने उनको फॉलो करना है, और फिर आपके ये तमाम अहदाफ हैं, वज़ीर-ए-आज़म के ख्वाब हैं और आगे इलेक्शंस हैं, तो कुछ बात हुई कि ये IMF के इस प्रोग्राम में ये सब कुछ पॉसिबल होगा? प्रोग्राम हमारे सामने है, जो इस वक्त ये कंक्रीट नहीं डिस्कस हुआ, लेकिन जो मेरी फीलिंग थी और जो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, वी आर कमिटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। लेकिन और IMF ये मानता है कि जो इस वक्त हालात हैं, तो हर एक चीज़ की सीक्वेंसिंग और पेस, जो डायरेक्टर भी है और जो IMF का हेड है जो पाकिस्तान आता है, उसने कहा सीक्वेंसिंग और पेस हमेशा डिस्कस होती है, हर एक प्रोग्राम में डिस्कस होती है। तो मैं इतना इसको ज़्यादा अहमियत ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये बिल्कुल ही बाइंडिंग है हमारे मुल्क के हमारे ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देखें, हमने कोई एरियाज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं, हमने कंस्ट्रक्शन में की है, एग्रीकल्चर में की है, सोशल प्रोटेक्शन में की है, लेकिन हमें आपकी मदद कहाँ चाहिए? प्राइस स्टेबलाइजेशन में चाहिए, हाउसिंग में चाहिए, रेमिटेंसेस में चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चाहिए, फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू के काम में चाहिए, और एनर्जी के सेक्टर में चाहिए। सो बट ही वाज वेरी फोकस्ड, वेरी क्लियर कट कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं। और मैं ये कहूँगा कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग थे जिनमें बड़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस थी, आज मोहम्मद अली ताबा साहब हैं जो एक्सपोर्ट्स और इंडस्ट्री ग्रुप में होंगे, उन्होंने कहा कि देखें जी, बात यह है कि ना हम एग्रीकल्चर मुल्क रहे हैं, ना हम इंडस्ट्रियल मुल्क रहे हैं, हम ना फूड सिक्योर रहे हैं, ना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा डिसीजंस आपको जल्दी लेनी चाहिए। अगर आपने एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं अनाउंस की तो हमें बहुत मुश्किल से इस मुश्किल हालात में हम लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है, मोमेंटम बिल्ड किया। इस मोमेंटम को मत ब्रेक करें। अमजद साहब, कोई आज के इस पूरी नशिस्त में कितना जिक्र हुआ जो सबसे बड़ा हमारी बॉटमलेस पिट है हमारी इकॉनमी की, यानी कि ये पावर सेक्टर, ये एनर्जी के मसाइल, ये सर्कुलर डेट है, जो कि अकेला काफ़ी है पूरे पाकिस्तान के लिए, जो यानी कि जो इसकी कैफियत है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। तो क्या उसके लिए कोई आपको खाका नज़र आया, कोई उसके लिए तैयारी नज़र हुई, या उसके लिए भी अभी फ़िलहाल सोचना है कि क्या किया जाए? लेकिन जी बात यह है कि सोचना तो नहीं है, इसको तो कम करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें सोचने की तो बात ही नहीं रही। लेकिन कम करने का जो तरीका है सिर्फ ये नहीं है कि कीमत बढ़ाए, लाइन लॉसेस कम करें। मैं फिलहाल तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आज EC में इसका कितना जिक्र हुआ, और इस हवाले से कोई पॉइंटेड, कोई स्पेसिफिक बात हुई? बहुत स्पेसिफिक बात हुई। दो ग्रुप्स बने हैं, एक एनर्जी पावर का, एक एनर्जी पेट्रोलियम का, और बड़े स्पेसिफिक आइडियाज सामने पेश किए गए कि देखें जी, वी हैव मेनी अदर ऑप्शंस ओपन टू अस, प्राइस इंक्रीज इज नॉट द ओनली ऑप्शन, और उसमें ये कि भी हम उसकी एफिशिएंसी बढ़ाएं, हम उसके स्ट्रक्चर्स को चेंज करें, हम उसकी सारा जो डेट प्रोफाइल है उसको चेंज करें, जिससे हम इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसको चेंज करें। सो लॉट ऑफ फैक्टर्स वर डिस्कस्ड, और उसके भी बड़े एनर्जी स्पेशलिस्ट हैं, फारूक रहमतुल्लाह साहब हैं और दूसरे साहब भी थे वहाँ। सो ऑल दीज फैक्टर्स वर डिस्कस। इन फैक्ट इट वाज अ वेरी फार रेंजिंग, जैसे आपने कहा, मैंने पहली दफ़ा मीटिंग अटेंड की है जिसमें 3 फॉर्मर स्टेट बैंक गवर्नर हों, इशरत साहब थे, डॉक्टर शमशाद अख्तर थी, सलीम रजा था, और आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि गवर्नर स्टेट बैंक भी वहाँ था। एंड आई मस्ट से
This shows how committed all people are to the national. बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद अमजद इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर है। पहला इजलास था और इस तरह से जिसको कहते हैं कि बॉल हैज़ बीन सेट रोलिंग। अब देखते हैं कि क्या इसका फ़ायदा क्या होता है और फिर जैसे मैंने कहा मेक और ब्रेक सिचुएशन है इमरान खान हुकूमत के लिए। इसके साथ साथ हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।